कल बेटा कहाँ तक रिवीजन हो गया था आपका? ला ये चीज और बता देता हूँ आपको, एक चीज कल जो था उसी में थोड़ा सा और इसके अंदर अगर हम देखें डीपली, तो जैसे क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से बेटा दिया होगा। बेटा सभी बच्चे कैमरा ऑन कर लें। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? अगर बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सीरीज टाइम तो टेबल गायब हो जाता है। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन कल जो बेटा आपने पूछा था उसमें पता है क्या हो सकता है, उसमें और थोड़ा सा मुश्किल बना सकते हैं क्वेश्चन को। जब यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन होगा, क्लोराइड क्लोरीन गैस दे रखी है, क्लोराइड एटम, ठीक है, 2 आयन दे रखे हैं, 2 मेटल दे रखे हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कैसे गिवन होगा मैं बताता हूँ। F2 का है 2.87, F2 माइनस 2.87, ठीक है। क्लोरीन के लिए दे रखी है वैल्यू 1.36 वोल्ट, ठीक है। और MnO4 भी है ना, MnO4 भी ले लो। MnO4 ट्वाइस में 0.56, ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या करेक्ट ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो रिड्यूसिंग ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो कल वाले क्वेश्चन में यश उसमें सारे आयंस दे रखे थे, तो खाली मेटल का कर देंगे तो भी हम देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर खाली आयंस दे रखे हैं तो भी कल आपको बता दिया, लेकिन अगर दोनों चीजें दे रखी हैं फिर कैसे करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो तीनों की यहाँ पर वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देखनी है बेटा। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, अगर एसआरपी की वैल्यू की बात करें, ये सारी क्या चीजें हैं, ऑल दीज आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है बेटा, ये सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब यहाँ पर देखना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन 1.36 वोल्ट, क्लोरीन का 2.87 और मैग्नीज आयन का 0.56। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट क्या है, क्लोरीन भी दे रखा है, क्लोराइड आयन भी दे रखा है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है, बुक में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है, यश मत ढूंढो, ठीक है। इसमें क्या चीज है, इसमें देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोरीन के लिए भी और क्लोराइड आयन के लिए भी दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल समझेंगे। जो यहाँ पर एसआरपी टेबल के अंदर बेटा वैल्यू दी होती है, जो यहाँ पर ये वैल्यू दी है, ये बेटा क्लोरीन एटम के लिए है, Cl2 के लिए है। यानी अगर मैं आपसे कहूं ये इसकी वैल्यू क्या होगी, E नॉट ऑफ क्लोराइड आयन Cl2, यानी क्लोराइड आयन अगर Cl2 में कन्वर्ट हो, यहाँ पर तो Cl2 क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको 1.36 दे रखा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन में ना तो देगा और ना ही बोलेगा इसके बारे में, बोलो कितना होगा। कल मैंने बताया था जो मेटल या कोई भी एलिमेंट के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, उसका आयन जो होता है, अगर उसके लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो ठीक अपोजिट साइन कर दोगे। यानी यहाँ पर बेटा अगर क्लोराइड आयन की बात करेंगे तो क्लोराइड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -1.36। समझे बच्चों, ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब ऑर्डर पे लगाओ, अब यहाँ पर ऑर्डर लगाना है आपको रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, यानी कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी। ज्यादा नेगेटिव किसकी वैल्यू है, इन चारों के अंदर देखो, 1.36, 2.87, 0.56। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसकी है, या सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोराइड आयन।
उसके बाद दूसरे नंबर पे इससे कम, इससे ज्यादा मतलब वैल्यू किसकी है? मैक्सिमम तो ये है, ये तो सबसे पीछे आएगा, क्लोरीन सबसे पीछे, ठीक है। सही है, क्लोरीन, उसके बाद Cl2 और उसके बाद यहाँ पर MnO2। ये देखो, ये समझ में आया क्वेश्चन आपको? क्या किया मैंने इसमें? हाँ बोलो सर ये MnO4 नेगेटिव की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या चीज मतलब ये उसकी, हाँ उसकी वैल्यू कैसे निकाली? टेबल में दे रखी है, ये तो मैंने टेबल से पुट करी है। MnO4 आयन अगर रिड्यूस होगा तो टेबल में बेटा दे रखी है 0.56, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। देखो इसमें ट्विस्ट क्या है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है ये कि यहाँ पर क्लोराइड एटम भी दे दिया और क्लोरीन एटम भी दे दिया, दोनों मतलब ये दोनों चीजें क्यों दी है, ये दोनों चीजें क्यों दी है? तो कल का जो क्वेश्चन था यस, तो उसमें आपने क्या किया, देखो उसमें आपने देखा था, मैंने कहा था अपोजिट ऑर्डर लगा दो, तो क्योंकि उसमें सारे आयंस दिए हुए थे, उसमें सारे आयंस दिए हुए थे, तो मैंने कहा साइन चेंज करो इनके। जैसे ही साइन चेंज किया तो आपने देखा MnO4 आयन का बेटा साइन चेंज करके वो नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है उसकी, अगर आप देखो तो माइनस करके उसकी वैल्यू आ रही थी माइनस, मैक्सिमम वैल्यू थी, तो इसीलिए बेटा उसका आंसर जो है वो MnO4 आयन आया था। ये क्वेश्चन समझ में आया किस कॉन्टेक्स्ट में है? अगर आपको एलिमेंट भी दे रखे हैं, मतलब एटम भी दे रखे हैं और आयन भी दे रखे हैं, और उनके बीच में रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ निकालनी है या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ निकालनी है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ठीक अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बेटा आपको मैंने भेजे हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? पहले ही बताओ, ये उसी का मैंने एक वर्जन और चेंज कर दिया, उसमें कई क्वेश्चंस बेटा ऐसे आते हैं जहां पर आयन भी गिवन है और मेटल भी गिवन है, तो मेटल का ऑर्डर तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गिवन होता है यश। देखो अगर इस सीरीज को आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है, तो यहां पर बेटा ये सब मेटल्स के लिए दे रखे हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स, मतलब मेटल जो है वो मेटल के आयन में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे लिथियम Li+ आयन में हो रहा है, इस तरीके से सबका दे रखा है आपको रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये मेटल के लिए दे रखा है रिड्यूसिंग, तो इसीलिए इसके अगर अकॉर्डिंग करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जिसकी लोएस्ट SRP की वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज मैंने दिए, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन इस चीज के ऊपर दिए हुए हैं। स्क्रीन पर ले लेता हूं, रुको, स्क्रीनशॉट है मेरे पास। तो बेटा अगर स्टार्टिंग से देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर दिख रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ स्पीसीज, तो बच्चों 4 इसमें देखो 4 रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं आपको, 4 मेटल का दे रखा है इसका, CO3+ आयन, Pb4, Ce4+ Be3+। ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको बतानी है किस ऑर्डर में इंक्रीज करेगी ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या हो गया, जो हमने ट्रेंड देखा है उसका ठीक अपोजिट, मतलब सबसे ऊपर कौन सा आएगा सबसे आगे, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओगे तो सबसे कम किसकी वैल्यू आएगी, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी, सबसे कम नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी, सबसे कम स्मॉलेस्ट। तो इन चारों में अगर देखोगे स्मॉलेस्ट क्या आ रहा है, सबसे कम कितनी है 1.61 Ce4, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे फिर हो जाएगा इससे बड़ी वैल्यू 1.67 लेट्स Pb4+, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक करेक्ट है इसका, फर्स्ट ऑप्शन Ce4, Pb4, Bi3 और CO3+, ये आएगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर में आपको क्या देखना है, ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए आपको देखना है कि SRP की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, जिसकी ज्यादा SRP की वैल्यू होगी
वो उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एक बार बेटा एक बार ये क्वेश्चंस आप लोग करना आज, ठीक है। ये मैंने 22 क्वेश्चन तक दिए हैं और कल इनको डिस्कस करेंगे। कल तो टेस्ट है आपका, परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल बेटा टेस्ट के लिए एक बार रिवीजन करा देते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया आपको। चलो तो एक बार पार्ट 4 के रिवीजन की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में क्या रिवाइज करना है अपने को? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सारी चीजें एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आप बात करो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो जाएगा? इसकी फंक्शनिंग जस्ट अपोजिट है गैल्वेनिक सेल के। पार्ट 4 में अगर आप देखोगे तो शॉर्ट में दिया हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ये क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और कैसे लेंगे बेटा? इसका सेटअप कैसा रहेगा? इसका सेटअप कैसा है? एक बीकर लिया आपने, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, बैटरी लगा दी, ये यहां पर ऑक्सीडेशन कहां होगा? ये तो मैंने आपको बताया किसी भी तरह का सेल हो, ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है, ठीक है। तो इस साइड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब जिस सॉल्ट की या जिस इलेक्ट्रोलाइट को बेटा आपको इलेक्ट्रोलाइज करना है, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस को करना है, उसको हम यहाँ पर लेते हैं, सेम सॉल्यूशन को यहाँ पर रखेंगे। जैसे अगर NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो यहाँ पर NaCl लोगे। फिर बेटा इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखने वाली है कि कहाँ पर मेटल डिपॉजिट होगा और कहाँ पर कोई गैस लिबरेट होगी। जैसे NaCl की बात करो तो NaCl के साथ क्या है, इसमें आयन भी और कैटायन भी है, Na पॉजिटिव आयन भी है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जहां इलेक्ट्रॉन्स लूज हो, इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है? कल भी मैंने डिस्कस किया था कि कोई मेटल का कैटायन है, क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर Na पॉजिटिव आयन है तो बेटा ये तो स्टेबल हो चुका है, इलेक्ट्रॉन लूज करके ये ऑक्टेट की तरफ चला गया, स्टेबल ऑक्टेट की तरफ। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं इसके पास। किसके पास इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा? इलेक्ट्रॉन किसमें से निकाल सकते हो? क्लोराइड में से, ये निकलेगा यहाँ पर, हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो गया। तो जनरली बेटा गैस कहाँ लिबरेट होती है? जनरली देखेंगे अगर मान लो जहां पर भी अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, जहां पर अगर प्रोडक्ट की बात करें तो कभी भी बेटा गैस हमेशा याद रखना कंफर्म रहती है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि कभी दोनों गैसेस रिलीज हो, तब तो आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मेटल डिपॉजिट हो रहा है तो मेटल हमेशा यहाँ पर कैथोड पर डिपॉजिट होगा, ठीक है। मेटल यहाँ पर डिपॉजिट होगा और एनोड पर हमेशा गैस लिबरेट होगी, ठीक है। तो ज्यादातर चीजों में यही देखते हैं कि गैस लिबरेट, अगर सिंगल गैस लिबरेट हो रही है एक ही गैस, तो यहाँ पर एनोड पर वो होगा, ठीक है, एनोड हो गई। और कैथोड पर फिर क्या हो जाएगा? रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब Na पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, सोडियम मेटल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फिर बेटा काफी सारी चीजें हैं, उसमें मैंने बताया था किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मेटल के नेचर के ऊपर, ठीक है। वो पार्ट 5 के नोट्स में चले जाएंगे, तो इसलिए उसको अभी रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही आपको बताया था, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जहां पर इलेक्ट्रिकल करंट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है, ठीक है, बोलो। इसके बाद बेटा देखो क्या था, कंडक्टेंस से शुरुआत करेंगे। व्हाट इज कंडक्टेंस? बेटा कंडक्टेंस किसको बोलते हैं और क्या यूनिट होती है कंडक्टेंस की? बताओ जल्दी, कंडक्टेंस किसको डिफाइन करोगे?
कंडक्टेंस का मतलब क्या है? पढ़ चुके हो? किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। तो जैसे बेटा किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होती है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस होती है उसी तरीके से एक चीज और है, टर्म डिफाइन करते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस बेटा क्या होता है? मैथमेटिकली इट इज द रेसिप्रोकल, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो जी की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/r। और रेजिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं? रो एल बाई ए, है ना बेटा? रो एल बाई ए। यस सर। यहाँ पर अगर 1/रो को अलग कर दोगे तब क्या लिखोगे? यहाँ पर एक और नया टर्म आता है, दैट इज 1/रो इज इक्वल टू कापा कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। कंडक्टिविटी टर्म आ जाता है A/L, ये एक्सप्रेशन आता है, ये देखो, ठीक है? Z इज इक्वल टू कापा A/L, ठीक है? अब यहाँ पर ऐसा ही यूनिट्स बेटा कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा यूनिट के बच्चे गलत कर देते हो आप लोग, ऑप्शंस में देखना, कल के टेस्ट में भी दी हुई हैं और फिर गलत करेंगे बच्चे बहुत सारे। अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे ना तो क्या होगी? जी की ऐसा यूनिट, जी की ऐसा यूनिट क्या होगी? कंडक्टेंस जिसको बोल रहे हैं 1/r। r की ओम यूनिट क्या है? इनवर्स। रो इनवर्स बोल सकते हैं या साइमन्स बोल सकते हैं, साइमन से डिनोट करते हैं, एस से, कैपिटल एस से। फिर यहाँ पर बेटा अगर कापा को डिफाइन करते हैं आगे, कापा को कैसे डिफाइन करेंगे? ये सब पढ़ा चुका हूँ बेटा, इसलिए स्पीड से चलेंगे। कापा को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी? कापा इज इक्वल टू GL/A। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा इसको? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस, सुनना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ द सेल। एक तो बच्चों सभी बच्चे कैमरा ऑन कर लें, सिर्फ 2 बच्चे ऑन करके बैठे हैं, बाकी तो सब सो गए लगता है। सब ऑन करके रखो। इसमें ऑप्शन भी नहीं आ रहा, चलो तो बताओ बेटा क्या होगा? कापा को कैसे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? कापा और जी के बीच में क्या रिलेशन होता है? बताओ यश, क्या है बेटा? सिंपल डेफिनेशन थी बिल्कुल एकदम। अगर यहां पर अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर ले लें, किसी कंडक्टर की लेंथ को बेटा 1 मीटर ले लें, ये सब चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा 1 मीटर स्क्वायर है, तो फिर क्या होगा? कापा की वैल्यू किसके बराबर हो गई? जी के बराबर हो गई, है ना? तो इसी वजह से बेटा कापा को क्या भी एक और नाम बोला जाता है, मैंने बताया था, तो कंडक्टिविटी बोलते हैं, और एक बार न्यूमेरिकल्स में आपको दे सकता है तो आप लोग सोचोगे सर ये क्या चीज है? एक और टर्म था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का मतलब क्या बेटा? एक ही चीज है, दोनों बातें बेटा क्या है? बोलो एक ही है। चाहे कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, चाहे उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है दिशा बेटा? याद हो जाएगा, ये भूलना नहीं स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है, और इसको डिफाइन करना भी देख लिया आपने। इसके बाद क्या था? इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? कापा की यूनिट कैसे निकलेगी बेटा? यहां पर कापा की यूनिट निकालो जरा, ऐसा यूनिट। जी की यूनिट, जी की यूनिट कितनी है? अभी पढ़ के चुके हो, साइमन्स। लेंथ क्या हो गया? मीटर। अगर ऐसा यूनिट की बात करो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो साइमन मीटर इनवर्स। क्या यूनिट आ गई बेटा? साइमन मीटर इनवर्स। और दूसरी यूनिट भी होती है, जैसे मीटर में डायमेंशन अगर लिया है तो मीटर इनवर्स हो गया। अगर सेंटीमीटर इनवर्स में करेंगे तो क्या होगा? अगर सेंटीमीटर में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इनवर्स, ठीक है? दोनों यूनिट यूज होती है। सेंटीमीटर इनवर्स। हां, इट इज द
क्या बोला आपने, क्या बोल रहे थे? चलो ठीक है, तो यहां तक बेटा कंडक्टेंस की बात कर ली हमने, यूनिट भी बात कर ली कंडक्टिविटी की। अब बेटा कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कितने टाइप की होती है आपको बताया था मैंने। एक तो आपने फिजिक्स में जो पढ़ते हो दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और दूसरा टर्म होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक या आयोनिक कंडक्टिविटी। तो दो टाइप की कंडक्टिविटी बेटा और है, इसको अगर हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को। एक तो मेटालिक कंडक्टेंस, ठीक है बेटा, एक तो मेटालिक कंडक्टेंस हो गई और एक हो गई आयोनिक इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलिटिक या आयोनिक एक ही चीज है वो, इलेक्ट्रोलिटिक या आयोनिक बेटा एक ही बात होती है, ठीक है। तो अपने को कौन सी पढ़नी है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में कौन सी इंपॉर्टेंट है बताओ, इस चैप्टर में कौन सी वाली पढ़ रहे हो? आयोनिक। आयोनिक कंडक्टिविटी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आयोनिक या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी को पढ़ेंगे। तो बेटा आयोनिक या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं? हाउ डू यू मेजर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी और आयोनिक कंडक्टिविटी, कैसे मेजर करेंगे? बताओ किस डिवाइस का यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, क्या नाम था डिवाइस का? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस? भूल गए सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ भूल जाते हो। क्या डिवाइस का नाम था दर्शन? कंडक्टिविटी सेल बेटा, कंडक्टिविटी सेल बताया। क्या क्या होता है इसके अंदर बताओ बेटा, क्या हुआ तुम लोगों को? इतनी बार रिवाइज कराया, देख लो। एक सिंपल सा डिवाइस होता है कंडक्टिविटी सेल, क्या क्या चीजें होंगी उसके अंदर? दिशा बताओ क्या क्या चीज होगी एक कंडक्टिविटी सेल के अंदर, क्या क्या चीज है? क्या है ये? दो इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। दो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स, प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर क्या है? ये पूरा जो है पूरा पूरा एक वेसल की फॉर्म में, ये देखो ये पूरा वेसल है क्लोज्ड, ठीक है। इस वेसल के अंदर यहाँ पर बेटा हम क्या फिल करेंगे? यहाँ पर क्या फिल किया हुआ है? व्हाट इज दिस? बोलो क्या चीज फिल है, बोलो क्या सॉल्यूशन दिस? अब जैसे किस चीज की मेजर करोगे कंडक्टिविटी, किस चीज की मेजर कर रहे हो दर्शन? हम किस चीज की कंडक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं? किसी इलेक्ट्रोलाइट, हाँ कोई इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए यहाँ पर क्या फिल करोगे? एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करोगे, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया इसके अंदर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया आपने, दो इलेक्ट्रोड्स ले ली, और इनके दोनों एंड बेटा किस तरफ कनेक्ट होंगे? इन दोनों के एंड अगर आप देखोगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट होंगे, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कैसे मेजर करते हैं, उसका भी एक मेथड होता है। कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं? हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ एनी, हाउ टू मेजर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी इलेक्ट्रोलाइट की बेटा कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करोगे? कैसे, क्या तरीका करेंगे बेटा? सबसे पहले इस डिवाइस के अंदर हम क्या फिल करने वाले हैं? क्या फिल करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे। एक और टर्म भी आएगा ना, सेल कांस्टेंट। क्या है बेटा? सेल कांस्टेंट भी आता है। किससे रिप्रेजेंट करते हो इसको? जी स्टार। इसकी वैल्यू बेटा किसके बराबर है? वैल्यू किसके बराबर होगी इसकी? R into kappa। R into kappa। और वैसे इसको डिफाइन कैसे करोगे?
डिफाइन कैसे करोगे? ये है क्या बेसिकली? Ratio of length of electrode and area of its cross section. गुड, ठीक है बेटा, ये होता है अपना सेल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, जी स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A। और मैथमेटिकली बेटा इसको कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली? R इनटू कापा, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं बेटा, ठीक है, इस डिवाइस के अंदर, इस सेल के अंदर, कंडक्टिविटी सेल के अंदर, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है और उसकी कापा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसे यूनिट सेल कांस्टेंट कितनी हो जाएगी? L अपॉन A, Meter inverse. मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर इनवर्स है। अब बेटा कैसे मेजर करते हैं, क्या तरीका था? थ्योरी में आपको बताया था, सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को मेजर करना है तो पहले यश क्या करेंगे? पहला स्टेप हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? इस सेल के अंदर क्या निकालना पड़ेगा आपको? सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। और सेल कांस्टेंट बेटा क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करके निकाल सकते हो क्या डायरेक्टली? क्या ये पॉसिबल है? बोलो डायरेक्टली। किसने बोला? ऋषि ने। निकाल सकते हैं। और वैल्यू क्या होगी? सही निकलेगी। कैसे निकालते हो आप सेल कांस्टेंट? कैसे निकालोगे? एग्जाम में क्वेश्चन ही आ गया कि सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, तो फिर बस सिंपली बेटा बच्चे सोच रहे हैं L अपॉन A, मैंने पहले भी बताया था, खाली L अपॉन A की रेशो नहीं है बेटा। अगर आप डायरेक्ट L अपॉन A को निकालोगे तो ये वैल्यू गलत आएगी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखो, इस बेटा कंडक्टिविटी सेल के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है जिसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू, कापा की वैल्यू आपको पहले से पता होती है। यू नो द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट, कापा कितना है इसका इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और रेजिस्टेंस बेटा कैसे मेजर करते हैं? यहां पर हम क्या करते हैं? एक व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएंगे, ठीक है दर्शन, एक व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएंगे बेटा, और व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं। बोलो बेटा ऐसे क्या था? मैंने सबसे पहले पहले स्टेप क्या करते हैं? इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रहा है उसकी कापा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जब आपके पास कापा की वैल्यू होगी, गिवन वैल्यू होगी आपके पास, और रेजिस्टेंस आप कहां से निकालोगे? व्हीटस्टोन ब्रिज से। कैसे? ये था व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। इस तरीके से चार रेजिस्टेंस है, इनमें से अननोन कौन सी बेटा? अननोन रेजिस्टेंस, ये कंडक्टिविटी सेल आपका, दिस इज द कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। और ये सब आपको पहले से पता है, बाकी रेजिस्टेंस आपको पहले से पता है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इसको अगर R2 लिखोगे तो R2 की वैल्यू क्या होगी? R1 × R4 / R3, इस तरीके से निकालते हैं। यहां पर बेटा R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो कैसे निकाल सकते हो? सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। एक बार जब आपके पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई बेटा, तो अब आप लोग क्या कर सकते हो? अब कोई भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हो दर्शन, जैसे कोई भी ऐसा सॉल्यूशन ले सकते हो जिसकी कापा की वैल्यू आपको नहीं पता है, क्योंकि अब आपने जी स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। तो मान लो अगर कोई और इलेक्ट्रोलाइट डालोगे और उसकी कापा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकाल पाओगे? इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये जी स्टार आपको पता है पहले से, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया ना, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और अपॉन में जो रेजिस्टेंस होगी, और ये रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हो? क्योंकि आपने बाहर व्हीटस्टोन ब्रिज लगा रखा है, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। थ्योरी में बेटा ये सब चीजें हैं, ठीक है। ऐसे किया था हमने, बताओ। इसमें से कोई डाउट है तो बेटा पूछो, अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो बताओ।
आगे समझ में कंडक्टिविटी सेल कैसे काम करता है, कैसे मेजर करेंगे, जो ही आगे बेटा समझ में पढ़ा हुआ है। वैसे तो आपने एक बार मैंने रिवाइज करा दिया, ठीक है। रिप्लाई करो एक बार जल्दी। दिशा आया बेटा समझ में? आंसर नहीं आ Yes, रहे? sir. समझ में आ रहा है ना? मैं तो पढ़ चुकी हूँ, एक बार दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब मोलर कंडक्टिविटी को भी डिफाइन कर लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? एक तो कंडक्टिविटी होती है, एक मोलर कंडक्टिविटी होती है। कौन बताएगा मोलर कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन करी थी हमने? हाउ वी विल डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम? कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? इस कंडक्टिविटी सेल को देखो, यहीं से डिफाइन किया था मैंने, कंडक्टिविटी सेल के अंदर से ही डिफाइन किया था। मानसी बताइए जल्दी, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? कैसे डेफिनेशन आएगी इसकी? बेटा ये डेफिनेशन, जब तक डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं होगी, आप कंसेप्ट तब तक क्लियर नहीं होगा आपका। यहां पर क्या वर्ड आ रहा है? मोलर लग गया कंडक्टिविटी में बेटा, क्या लग गया? मोलर लग गया। यश, इसका मतलब क्या है बेटा? यहां पर अब आप देखो, इस कंडक्टिविटी सेल के डायग्राम को देखोगे, ठीक है, तो इसमें बेटा आपको क्या दिख रहा है? एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ दिख रहा है। अगर आपने इस सॉल्यूशन के यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को बेटा कितना रखो, ठीक है, 1 लीटर वॉल्यूम रखो, मतलब 1 लीटर के अंदर 1 मोल है, यानी आपकी 1 मोलर कंसंट्रेशन हो गई। 1 मोलर कंसंट्रेशन, इस इलेक्ट्रोलाइट की बेटा कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर, ठीक है। और जो दोनों अपने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, उन दोनों की लेंथ कितनी है? ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, इनकी लेंथ कितनी है? ये और ये 1 मीटर। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर आप 1 कंसंट्रेशन रखते हो इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है इसके बीच में है, तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में है, ठीक है, तो फिर कंडक्टिविटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इट बिकम्स मोलर कंडक्टिविटी। बोलो बेटा, molar conductivity is the conductivity, is the value of conductivity when the length of electrodes is 1 meter, when the both electrodes length is 1 meter, ठीक है, and 1 mole of electrolyte is kept between the electrodes, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट फिल हो। बोलो, हो गया अच्छे से याद? मानसी ठीक है बेटा, बताओ। यस आ गई बेटा, डेफिनेशन याद हो गई? कैसे लिखते थे लैम्डा एम को बेटा? कैसे लिखेंगे? देखो इसको ऐसे लिखेंगे के इनटू वी, है ना, के इनटू वी, तो कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को भी अगर हटाओगे तो क्या लिखोगे? लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन सी, कापा अपॉन सी बेटा इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वॉल्यूम और कंसंट्रेशन बेटा एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? वंशिता रिप्लाई करें। सब कैमरा बंद करके बैठ गए एकदम, क्या हुआ? समझ में भी आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये तो रिप्लाई करो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है समझ में। समझ में आया? Yes, sir. आ गया? ये अब दोबारा फिर बताऊं? ये तो कई बार पढ़ चुके हो ना, अब गलत नहीं होगा टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स 2 या 3 है न्यूमेरिकल्स बस, बाकी सारे आपके क्या है? थ्योरी क्वेश्चन से हैं, और थ्योरी भी डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी नहीं है सारी। जो एग्जाम में बेटा क्वेश्चंस आते हैं कई बार घुमाकर भी आते हैं, मैंने कहा थ्योरी भी इतनी आसान नहीं है, अगर जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे वही कर पाएगा, सिर्फ याद करने से काम नहीं चलता, कंसेप्ट लेवल क्लियर होना चाहिए, ठीक है जोई। तो मोलर कंडक्टिविटी बेटा क्या होता है? कापा इनटू वी, दैट इज कापा अपॉन सी। लेकिन इसमें बेटा अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो 2 फॉर्मूले यूज करते हैं,
मतलब कि अगर यहाँ पर कापा की वैल्यू, अगर आपने कापा की वैल्यू को बेटा रखा है, इसकी यूनिट है आपकी साइमन मीटर इनवर्स। अगर इसकी यूनिट बेटा साइमन मीटर इनवर्स है तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा एम बेटा क्या होगा? पापा कौन सी 1000 का आएगा, बताए थे ना दो फॉर्मूले, बताओ बेटा। यस सर। ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना जब कापा की यूनिट अगर ये रखी है आपने साइमन मीटर इनवर्स में, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेटा लैम्डा एम की वैल्यू होगी कापा अपॉन सी इनटू 1000 नीचे, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी फिर लैम्डा एम की? ऐसा यूनिट यहां पर कितनी आएगी? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो ये तो याद करा दिया मैंने, थ्योरी तो तुम्हें याद करा दी। चलो ये हो गया बेटा इस तरीके से। इसी तरीके से अगर सेंटीमीटर इनवर्स में होगा तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? बोलो। यस सर। चलो अब ये बताओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलर कंडक्टिविटी। कौन कौन से बेटा फैक्टर है जो कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं? कौन कौन से है बताइए? 5 फैक्टर्स पढ़े थे हमने। बोलो बेटा कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक एक करके देखते हैं, बताते जाओ। चलो सबसे पहले कौन सा फैक्टर आएगा? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी किस चीजों पर डिपेंड करती है? कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स? टेंपरेचर होगा। टेंपरेचर ऋषि बताते जाओ, ऐसे नहीं खाली टेंपरेचर से मतलब नहीं, मैंने कहा ना उसका पूरा एनालाइजिंग पावर होनी चाहिए आपको। बताओ टेंपरेचर के बढ़ने से क्या होगा? बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी क्या कम होगी? सोच समझ के बोलना, जिसको याद हो वही बोले, जिसको अच्छे से याद है कि भाई ये फैक्टर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ठीक है? बोलो बेटा टेंपरेचर का कैसे इफेक्ट पड़ेगा बताओ? हाँ बेटा बोलो, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है? बढ़ेगी वैल्यू। क्यों? रीजन क्या होगा बेटा उसका? अगर आपसे पूछूं मैं कि क्या रीजन है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? ऐसा क्यों बेटा बताओ, क्या रीजन है? जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ता है क्या चीज बढ़ेगी? रिफ्रैक्शन। हाँ डिसोसिएशन बोल रहे हो क्या ऋषि? आवाज भी कम आ रही है आज आप लोग, है ना? डिसोसिएशन बेटा, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मैंने आपको बताया था अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो तो तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा वाटर के अंदर। जैसे ही आप उसको वाटर में डालोगे तो तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा, उनमें ये देखा आपने कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे बेटा तो उनका डिसोसिएशन बढ़ेगा। और जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता है तो उसकी वजह से बेटा क्या होगा? जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे सॉल्यूशन के अंदर, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी की वैल्यू भी बेटा क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है दिशा बोले? ठीक है? यस सर। तो पहला फैक्टर टेम्परेचर हो गया। और बताओ और कौन कौन से फैक्टर थे? अगला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? अब बेटा आप लोगों को केमिस्ट्री में क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है तो ऋषि मैंने सोचा है कि न्यूमेरिकल्स के लिए बेटा आधा घंटा अलग से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है? अल्टरनेट डेज पर, ठीक है? उसका टाइम टेबल आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। कल आप टेस्ट दे दो सभी बच्चे, उसके बाद जो है टाइम आपको मिल जाएगा, टाइम टेबल किस दिन होगा। तो जैसे एक दिन की क्लास छोड़कर फिर अगले दिन आधा घंटा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करेंगे,
ठीक है बच्चों, सही रहेगा ना? क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे हैं कि सर थ्योरी, बेटा आप लोगों की थ्योरी भी बहुत वीक है। मुझे क्या करूं मैं, 1 घंटे के अंदर मेरे को थ्योरी देख लो, मैंने आज थोड़ी स्पीड तेज करी है, तो कम से कम आधे बच्चे जो हैं सोच रहे होंगे सर इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेटा ये रिवीजन करा रहा हूं इसलिए मुझे जल्दी कराना है। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे बेटा कैसे डिपेंड करता है, जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसे डिसाइड करेगा? नेचर का मतलब क्या है? हाँ, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो किसका बेटा ज्यादा होगी वैल्यू? स्ट्रॉन्ग। किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा? स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होती है ना? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बेटा ज्यादा है, तो सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो इसलिए कंडक्टिविटी की वैल्यू भी ज्यादा होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। चलो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में, तो स्ट्रॉन्ग का ज्यादा होता है, ठीक है, और वीक के लिए बेटा क्या होता है, कंपैरेटिवली कम वैल्यू होगी कॉपर की वैल्यू। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था? Size of ions. साइज ऑफ आयंस एंड देयर सॉल्यूशन, है ना? साइज ऑफ आयंस, आयंस का क्या साइज है और उनका सॉल्यूशन क्या है। तो साइज में बेटा क्या इफेक्ट पड़ता है? जितना बड़ा साइज होगा क्या होगा ऋषि? इसी इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएगा। हाँ, कॉपर की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि बेटा जितना बड़ा साइज होगा उतने ही ज्यादा चांसेस है कोलिजन के, है ना बेटा? अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली एक का साइज कम है एक का साइज ज्यादा है, तो आप देखोगे जिसका साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा कोलिजन करने के चांसेस है उसके। ठीक है, तो ये देखो बड़े बड़े पार्टिकल्स अगर नहीं इशू है, अगर साइज बढ़ेगा तो कापा डिक्रीज करेगा, है ना? कापा या कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की वैल्यू बेटा क्या होगी? डिक्रीज होगी। अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान दो, अगर एग्जाम में आपको, जैसे मैंने बोल रहा हूं कि कंडक्टिविटी के फैक्टर्स हैं, तो यही वो फैक्टर है बेटा, कंडक्टेंस को भी यही इफेक्ट करेंगे फैक्टर्स और कंडक्टिविटी को भी करेंगे, अलग अलग चीजें नहीं है। जैसे ये जो 5 फैक्टर है बेटा, कंडक्टेंस भी वही चीज है और कंडक्टिविटी भी वही है। तो आप लोग ये मैं सोच रहा कि यहाँ पर कंडक्टिविटी दी है, नोट्स के अंदर मैंने कंडक्टेंस लिखवा रखा है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो अगर आयन का साइज ज्यादा है तो कापा की वैल्यू कम है। और सॉल्वेशन का बेटा क्या होगा? सॉल्यूशन का बताओ। अगर आप डिसॉल्व कर दोगे, अगर आयंस को अगर आप सॉल्व कर दोगे, डिसॉल्व कर दोगे किसी सॉल्वेंट के साथ, जो भी सॉल्वेंट आपने लिया है, जैसे आपको पता है वाटर होता है ज्यादातर H2O सॉल्वेंट होता है, तो अगर बेटा H2O के मॉलिक्यूल के साथ अगर आयंस डिसॉल्व हो जाएंगे तो फिर कापा की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगी। यस। बढ़ेगी कि कम होगी? कैसे? अरे डिसॉल्व देखो, सुनो, जो बेटा जो मान लो आयंस है आपके, जैसे मान लो NaCl आयन है, अगर ये NaCl आयन बेटा वाटर के मॉलिक्यूल से मिल गए, ये देखो जैसे मान लो H पॉजिटिव से मिल गए, तो फिर ये फ्री होगा क्या मूव करने के लिए? जो आयन बेटा सॉल्व डिसॉल्व हो गया, मिक्स हो गया, एक तरीके से कंबाइन हो गया, तो फिर वो क्या फ्रीली मूव कर सकता है? बताओ, फ्रीली मूव करेगा? नो। नहीं करेगा ना, यही तो आएगा। अगर आप सॉल्वेशन बढ़ाते हो बेटा तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये भी कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों फैक्टर्स में याद रखना, साइज में भी डिक्रीज होती है कापा की वैल्यू, और सॉल्वेशन की केस में भी बेटा क्या होती है? कम होती है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, दोनों फैक्टर एक ही जैसे हैं, सॉल्वेशन और साइज ऑफ आयंस। ठीक है, 2 पॉइंट और रहेंगे बेटा, कौन कौन से हैं जल्दी से देखते हैं। 4th पॉइंट क्या लिखा हुआ है बताओ? Nature of viscosity of solution. नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो नेचर भी सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ऋषि बताओ बेटा कैसे होगा? नेचर का क्या मतलब है यहाँ पर? सॉल्वेंट का नेचर क्या है? हाँ बोलो।
कैसा होगा बेटा? पोलर एंड नॉन पोलर। हाँ गुड। तो पोलर वाले केस में क्या होगा और नॉन पोलर में क्या होगा ये बताओ आप। कहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी? अगर आपने पोलर में डिसॉल्व किया तो बढ़ेगी या नॉन पोलर में किया तो बढ़ेगी या दोनों में बढ़ती है? बताओ क्या बताया था आपको? पोलर का मतलब क्या है? पोलर में बढ़ेगी। पोलर में बेटा इंक्रीज करती है। और रीजन क्या हो जाएगा इसका? कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है कि सर ये रीजन है और नॉन पोलर में ये नहीं है? आयोनाइजेशन बढ़ेगा ना। क्या चीज बेटा? हाँ बोलो। आयोनाइजेशन। हाँ आयोनाइजेशन बढ़ेगा। गुड बेटा, आयोनाइजेशन का ही फैक्टर है यहाँ पे। देखो क्या रहता है, अगर मैंने आपको बताया कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर जैसे मॉलिक्यूल से टकराएगा जिसमें पोलैरिटी जनरेट है तो उसको आयोनाइज करना आसान हो जाएगा। जैसे वाटर क्या करेगा बेटा, क्योंकि उसके अंदर पोलैरिटी है तो उसमें से जैसे सपोज मान लो अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो जो केटायन है उसका, ठीक है, दैट इज CH3CO पॉजिटिव, सॉरी H पॉजिटिव जो केटायन हो गया आपका, ये बेटा क्या होगा, नेगेटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो बेटा कहीं ना कहीं आयन जो है वो टूटने में आसानी होगी। डिसोसिएशन जो है वो ज्यादा जल्दी होता है बेटा किसी पोलर मॉलिक्यूल के साथ। अगर कोई पोलर सॉल्वेंट होगा तो उसमें जल्दी डिसोसिएशन होगा, ज्यादा डिसोसिएशन हो जाएगा, और अगर नॉन पोलर होगा तो डिसोसिएशन कम होगा। तो इसी वजह से पोलर के अंदर आप देखोगे कि कापा की वैल्यू बेटा बढ़ जाएगी और नॉन पोलर के अंदर क्या होगा, डिक्रीज करेगी। ठीक है बेटा, नेचर का मतलब समझ में आ गया। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दो तरह के सॉल्वेंट हो सकते हैं, पोलर नॉन पोलर। ठीक है प्रथमेश, क्या हुआ? सबने कैमरे इसलिए बंद किए ताकि कोई दिक्कत ना आए, रिप्लाई भी देंगे तो ठीक है, नहीं तो क्या है। रत्नेश रिप्लाई तो करो बेटा। यस सर। तो गए नहीं सर, सोया नहीं। एक बार कैमरा ऑन करो। सो गए आधे बच्चे, मुझे पता है। एक बच्चा तो गायब भी हो गया, 22 थे अभी तो। हु इज आउट, इन एंड आउट करते रहते हैं। चलो हाँ बेटा ब्रो, सबको समझ में आया? नेचर का इफेक्ट पड़ता चला बेटा दर्शन, नेचर का इफेक्ट देख लिया। अगर पोलर यूज करोगे तो कापा की वैल्यू बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आपने नॉन पोलर लिया, नॉन पोलर कैसे मॉलिक्यूल होते हैं ऋषि, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल बताओ। पोलर तो आपको बता रखा है मैंने, जैसे HCl है, वाटर है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नॉन पोलर कौन से होंगे, कोई भी बच्चा बता दे। ऑयल वैक्स। ऑयल वैक्स, हाँ, जिसमें आसानी से देखो, जिसके अंदर आसानी से बेटा पोलैरिटी ना बने, जिसमें डाइपोल क्रिएट ना हो। 11th क्लास में याद करो, एक जमाने में आपने डाइपोल पढ़ा था, तो डाइपोल जिसमें नहीं बनता, ठीक है, डाइपोल ना बने, ठीक है, पोलैरिटी ना जनरेट हो, उसको नॉन पोलर बने। ठीक है, बहुत सारे हैं। जो पोलर है आपको, वो वाटर है, HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनके अंदर पोलैरिटी ज्यादा रहती है। चलो विस्कोसिटी भी देखो, विस्कोसिटी बता दो जल्दी से, विस्कोसिटी का क्या इफेक्ट होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी? सर विस्कोसिटी बढ़ेंगी तो कंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी। हाँ, अरे वाह प्रफुल, एक भी क्वेश्चन का बेटा आंसर नहीं आया कल के टेस्ट में। अगर प्रफुल, अगर हाँ 20 में से 20 क्वेश्चन सही नहीं हुए ना, तो देखूंगा एक एक को मैं कौन कौन है ये जो रिप्लाई नहीं करते हैं, सीक्रेट पढ़ाई करते हैं ये, ना अपनी शक्ल दिखाएंगे, ना कैमरा ऑन करेंगे, ना अपना माइक ऑन करेंगे। कोई मतलब नहीं, अगर सर ने बुक अपलोड कर दी तो सिर्फ यश ने क्वेश्चन पूछ लिया, ऋषि पूछ लेता है 2-3 क्वेश्चन, ये 3-4 बच्चे पूछ लेते हैं, मानसी एक आध क्वेश्चन पूछ लेती है, इसके अलावा बाकी तो सब ऐसे हो रहे हैं कि अरे अपने आप आएगी किताब। अरे जब बुक भी बेटा ग्रुप में दे दी तो उसको डाउनलोड करना था, डाउनलोड कर लो, उसमें से क्वेश्चन बेटा शुरू करेंगे हम प्रैक्टिस करने। ठीक है बच्चों, तेजस्वी समझ में आ रहा है बेटा? जो बुक दी है उसमें से क्वेश्चंस करेंगे डेली। आज मैंने आपको ग्रुप में 24-22 तक क्वेश्चन दिए हैं, अब कल तो टेस्ट है, टेस्ट के बाद आप लोग करना प्रैक्टिस, ठीक है।
विस्कोसिटी क्या होगा? अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो कापा की वैल्यू बेटा डिक्रीज करती है, क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ने का मतलब है कि आयन जो है वो बेटा आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे, उनका फ्लो कम हो जाएगा। और जब कभी किसी इलेक्ट्रोलाइट का फ्लो अगर कम होता है तो इसका मतलब बेटा क्या होगा? अगर फ्लो आसानी से नहीं कर पा रहे आयन तो उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पांचवा फैक्टर कौन सा रहेगा? लास्ट एंड फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा? जितना कंसंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना कंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। अरे वाह, इसी में तो सारे याद हो गए, वेरी गुड बेटा। चलो ये एक कंडक्टिविटी वाला टॉपिक तो अच्छे से आ गया। चलो गुड। कंसंट्रेशन बेटा बढ़ने से क्या होता है? जैसे जैसे ये देखो, ये डायग्राम आपको बताए थे मैंने, ये दो डायग्राम आपको ड्रॉ, इसमें तो ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसी करवाएगी, ठीक है बेटा। यहां पर अपने c की पावर हाफ, ठीक है, c की पावर हाफ यानी कंसंट्रेशन का रूट, और यहां पर बेटा क्या चीज रखी थी? यहां पर लैम्डा एम कंडक्टिविटी की वैल्यू। ये किसके लिए था? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा ग्राफ आता है ना। तो आप खुद देखो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बेटा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ पर दिख भी रहा है कि नहीं? कुछ बोलता ही नहीं है कोई, आधे तो सो गए, ठीक है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे बेटा क्या देख रहे हो? ये देखो, C की वैल्यू बढ़ने से क्या हो रहा है? कापा की वैल्यू या लैम्डा एम की वैल्यू बेटा क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है, ठीक है बच्चों। आगे समझ में? सबका नेट खत्म हो गया है क्या? सब बंद करके बैठ गए कैमरा, सब बंद करके बैठ गए, सबका नेट खत्म हो गया। चलो ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन बेटा ट्रेंड वही है, जैसे जैसे C की वैल्यू बढ़ रही है लैम्डा एम की वैल्यू बेटा क्या हो रही है? डिक्रीज करती है। तानिया, यस और नो? डिक्रीज तो करती है। ग्राफ आपके अलग अलग आए बेशक, डिक्रीज करती है, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा यहां पर एक और टर्म लिखा हुआ है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे ऋषि, अगर हम कंसंट्रेशन की जगह डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन में ऐसे आ गया, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन द कंडक्टेंस, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी की वैल्यू या कंडक्टेंस की वैल्यू बेटा बढ़ जाएगी। ऐसे देख सकते हो, अपोजिट है। मैंने आपको बताया था डाइल्यूशन इज जस्ट अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन बेटा प्रोसेस जो है वो कंसंट्रेशन बढ़ाने के ठीक अपोजिट है, ठीक है बच्चों। डाइल्यूशन का मतलब क्या है? वाटर ऐड करते जाना, करते जाना, करते जाना। जितना ज्यादा वाटर ऐड करोगे क्या होगा? आयन आसानी से मूव कर सकता है, जो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस है वो आसानी से मूव कर सकते हैं, और जब आयंस आसानी से मूव करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। बोलो, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस। प्रियांशु जो कभी, चलो प्रियांशु सोलंकी आया बेटा समझ में? यस सर। आ गया? कल के टेस्ट में कितने नंबर आएंगे प्रियांशु? सर आप टेस्ट आएंगे तब बताऊंगा। हैं? सर आप टेस्ट आएंगे और क्वेश्चन आते आएंगे बनेंगे तो पता चलेगा कितने आएंगे। अच्छा, तो तैयारी कौन करेगा? तैयारी कौन करेगा? हम करेंगे। अच्छा, कब से? कुछ बच्चों ने तो अभी तैयारी शुरू भी नहीं करी होगी, कुछ बच्चों ने तो शुरू भी नहीं करी होगी, है ना? क्या करना है? चलो कोई बात नहीं, सभी बच्चे बेटा होपफुली मैं बता रहा हूँ 70% से जिसकी मार्क्स कम आए उनके लिए मैं आधा घंटे अलग से क्लास लूंगा, समझ गए बच्चों?
जिसके 70% टेस्ट में कम नंबर आने वाले हैं, जिसको यूनिट्स भी याद नहीं हुई, जिसको न्यूमेरिकल करना भी नहीं आया, जिसको थ्योरी भी नहीं पता, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक के बीच में चीजें नहीं पता, कंडक्टिविटी नहीं पता, वो बेटा आधे घंटे की क्लास अलग लेगा और उसमें उसको सिर्फ मैं क्या कराऊंगा, डेफिनेशन कराऊंगा, याद कराऊंगा बैठ के। तुम लोगों को जेईई की तैयारी फिर जरूरत नहीं है। जब तुम्हें बेसिक चीजें ही क्लियर नहीं हो रही हैं तो बेटा न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। मैं बार बार ये सोचता हूँ कि आज मैं चलो क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन आप लोगों का सिलेबस इतना पेंडिंग रहता है और प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल भी। तो बेटा डायल्यूशन का मतलब समझा दिया आपको। अच्छा यहीं पर एक बेटा टर्म आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अब देखो डिस्कस करते हैं, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मानसिक क्या होता है बेटा, एक मोलर कंडक्टिविटी और एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, कब बोलते हो, कब बोलते हो मोलर कंडक्टिविटी, कब बोलोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कोई भी बता दे अगर किसी को पता है तो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसको बोला जाता है, लैम्डा एम नॉट। इस ग्राफ के अंदर क्या दिखाया था आपको बेटा, देखो भूल गए क्या, यहां पर ये क्या है, सबसे ऊपर लैम्डा एम और डेल्टा सी के ग्राफ में बेटा सबसे ऊपर किस चीज की वैल्यू दिख रही है आपको ऋषि, क्या होगा बेटा, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। और कब होगी ये, किस कंडीशन पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दो या फिर कंसंट्रेशन को बेटा क्या कर दो, लगभग जीरो कर लो, पूरी तरह से जीरो तो नहीं कर सकते हैं मानसी, ठीक है, यही होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट। आज की क्लास में तुमने कैमरा तो ऑन रखा है बेटा, कल से अगर कल के टेस्ट में तुम्हारे नंबर नहीं आए ना, कल सभी कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है, और कल की टेस्ट में मैं देखता हूँ, उसके हिसाब से फिर बताऊंगा किसको क्या आता है, पर्सनल क्लासेस लेनी पड़ेगी तुम्हारी, ठीक है, बच्चों को क्लासीफाई करके अलग अलग, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अलग, ठीक है, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको अलग, उनको सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है बेटा सब बच्चों का, ठीक है मानसी बताइए। लैम्डा एम नॉट बेटा क्या कह रहा था मैं, लैम्डा एम नॉट क्या होगा, जल्दी रिपीट करो, व्हाट इज लैम्डा एम नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, लिमिटिंग जहां पर कंसंट्रेशन की बेटा वैल्यू लगभग जीरो हो रही हो, अप्रोच इज जीरो, ठीक है। फिर यहां पर बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मैंने आपको एक लॉ बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, कोलार्स लॉ। तो कोलार्स लॉ क्या कहता है, कोलार्स लॉ बेटा सिंपल क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालनी है आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो मानसी किसके बराबर होगी वो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकाल सकते हैं, जो उसके आयंस होंगे, जो उसके रेस्पेक्टिव आयंस होंगे, जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, इन दोनों की बेटा जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी उसको आप क्या कर दोगे, उसके कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आता है बताया था जो वैलेंसी के बराबर होता है, ठीक है, उस वैलेंसी बेटा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, ए कांस्टेंट था, तो उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके आप जो वैल्यू निकालोगे वही क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगी, ठीक है, बताओ जरा। यस हाँ ठीक है यश, बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो यश, क्योंकि कल के टेस्ट के लिए देख लो टाइम नहीं है, बिल्कुल खत्म होने वाला है, 1-2 मिनट है, अगर किसी को कुछ पूछना है किसी टॉपिक के बारे में तो पूछ लो अभी, फिर कल टेस्ट तुम्हारा कंफर्म है, ठीक है, पूछ लो बेटा, किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है जल्दी से, 4-5 मिनट, हाँ बोलो। और बेटा न्यूमेरिकल्स भी आपको हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आया। हाँ सर बस मैंने हाँ बोला, क्वेश्चंस नहीं है कुछ। क्वेश्चंस कर रहे हो तुम लोग,
नीट के क्वेश्चन बेटा देखो दे दिए मैंने, बुक दे दी है पूरी की पूरी, उसमें करना शुरू करो प्रैक्टिस, आज से शुरू कर दो। 10-10 क्वेश्चन डेली करने हैं आप लोगों को। अब मैं बोलूंगा नहीं, एक बार टेस्ट हो जाने दो कल, उसके बाद बेटा डेली 10-10 क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको 10 क्वेश्चन आगे के करने हैं, ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट दिन वो पूछने हैं। तो अभी आज का होमवर्क यही है जो कल के साथ मिला के मैंने आपको 22 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो मैं परसों चेक करूंगा, परसों पूछूंगा कि कितने डाउट हैं क्या है, ठीक है। तो अपने आप करके देखने हैं सभी बच्चों को, जो नहीं होंगे उनको क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। स्पीड बहुत कम चल रही है आपकी, सबको पता है। थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा बेटा तो भी काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों चीज करेंगे, ठीक है। तो आधे घंटे की क्लास आपकी परसों से शुरू करते हैं, कल या परसों से, कल टेस्ट हो जाने दो उसके बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर, ठीक है बेटा, ओके।